गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पॉलिटी का एक नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने लगभग पार्ट 3 तक बात कर ली थी। आज ये पॉलिटिक्स की सीरीज का पार्ट 4 है ना। नंबरिंग आपको मेंशन कर दी जानी है। तो पार्ट 1 में बेसिक इतिहास, पार्ट 2 में हमने संविधान सभा के ऊपर बात की, और पार्ट 3 में हमने संविधान को तैयार कर लिया विदेशी स्रोतों से। और आज हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 से हम एंटर कर जाते हैं भारतीय संविधान में, मतलब भारतीय संविधान कंप्लीट बन चुका है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, है ना, कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या कहती है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, और इसकी जितनी भी बातें हैं मैं उसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। कोशिश करूंगा वीडियो का जो लेंथ है वो छोटा रहे, ताकि आप लोग इसको देखें, क्योंकि आप लोग इसको वॉच करने में, कहीं ना कहीं देखने में जो समय है उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और ना ही इसको आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कृपया आपसे गुजारिश है कि इसको आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, है ना, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन है वो इससे बना रहेगा। क्योंकि आप इसको रेगुलर देखेंगे तो आपको देखने की इच्छा होगी। अगर आपने एक वीडियो को भी ब्रेक कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट जो है, कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो अभी आप क्लास नहीं जा रहे हैं तो ऐसा मान के चलें कि जो हमारी कोचिंग की 1 घंटे की क्लास है, कोचिंग तो आप 2 घंटे आते ही थे, 2 घंटे आपकी कोचिंग क्लासेस रहती थी, और उसके बाद आपका 1 घंटा आना का, 1 घंटा जाने का, तो कुल मिलाकर 4 घंटे आपके चले जाते थे। जब वो 4 घंटे का काम यहाँ आधे घंटे में बन रहा है, 45 मिनट में बन रहा है, तो उसका यूटिलाइज करें। उसके उतना जो समय गया है आपका 1 दिन का 4 घंटे का, वो यहाँ पर आपका बहुत कम समय में डाटा कवर करा देगा। तो आपको केयरफुली वीडियो को देखना है, और एक बात हमेशा याद रखना, नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, फॉन्ट साइज की थोड़ी समस्या थी तो उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब आप 480 क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे बेहतर जो तरीका है वो यही है कि आप मेरे शब्दों को सुनें, मेरी भाषा को सुनें, और जो मेरी सिंपल और आसान भाषा है उसी को आप कॉपी में लिखें, ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में दिक्कत ना जाए और आपको समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो आसान भाषा को गेन करता है, और जो तकनीकी भाषा होती है उसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे बुकों में लिखी होती है, बुकों में हमें समझ में नहीं आता। उसी चीज़ को जब टीचर लिखवाता है नोट्स में, तो नोट्स को जब आप एक बार पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसके छोटे से अंतर को आप समझने की कोशिश करें, है ना। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये आपको बहुत बड़ा बना देगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की। इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहा जाता है। इसका एक और नाम है उद्देशिका भी इसको हम कह सकते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब भारतीय संविधान की सबसे पहले तो बात करें प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना जो है वो है बहुत बड़ी है, इसमें सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, मतलब सारी जरूरी चीज़ों को समाहित किया गया है। हम भारत के लोग से शुरू होती है ना, और खत्म हो जाती है एतद द्वारा। इसे हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बात क्लियर है। इसमें कुछ बेसिक शब्द हैं जिनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, समाजवादिता का क्या आशय है, बंधुत्व की बात क्यों कही गई है, भाईचारे का क्या मतलब होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से आप किस प्रकार मतलब निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बीच में शब्द आते हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है वो ये है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 आज तारीख 26 नवंबर 1949 हिंदी पंचांग के आधार पर ईसवी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी,
है ना, जो आपका विक्रम संवत था उसके आधार पर 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को संविधान सभा में आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया। ठीक है, तो 2006 जो है बताया मैंने वो विक्रम संवत है, ये हमारा हिंदू पंचांग के आधार पर है। ठीक है, वर्तमान में 2077 या 76 थोड़ा सा देख लेना, ये चल रहा है। तो ये जो संविधान है ये बन के तैयार हो गया। 284 लोगों ने इस पर साइन किए, हस्ताक्षर किए, जिसमें से 8 महिलाएं थीं, और इस तरीके से हमारा संविधान तैयार हो गया। अब इस जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं सारे शब्दों को आपको बहुत अच्छे से समझना है ना। मैं आपको केवल तकनीकी शब्द बताऊंगा, जैसे समाजवादी। देखो, हम भारत के लोग तो आप जानते ही हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्रता केवल व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का शोषण, किसी भी प्रकार से व्यक्ति को समस्त प्रकार से स्वतंत्रता होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, सभी प्रकार से समानता। समाजवादी का मतलब है कि हम तो किसी भी प्रकार से समाजवादी नहीं होंगे। इसका मतलब ये है हम किसी भी समाज को तवज्जो नहीं देंगे और किसी भी समाज को हम निम्न नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना सामाजिक तौर पर कि भाई तुम इस समाज के हो, हम इस समाज के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फिर उसके अंदर अलग अलग कास्ट हैं, फिर उसके अलग अलग अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो एक प्रकार के अलग अलग कम्युनिटीज या समाज को क्रिएट करता है। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम सबको समान मानेंगे, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई ट्राइबल हो, चाहे हमें उन सभी से कोई लेना देना नहीं है, सबको समान माना जाएगा, वही समाजवादी है। तो हमारा भारत कैसा होगा? समाजवादी होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर हमारा राज्य नहीं बनाया गया। देश को राज्य भी कहा जाता है। विश्व की दृष्टि से जब हम देशों को देखते हैं तो देश को राज्य भी कहा जाता है। तो राज्य हमारा पंथ निरपेक्ष नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान को जब तैयार किया गया हिंदुस्तान को विभाजित करके, तब उसमें जो पाकिस्तान बना था तो वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं था, और हमारा देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में हमने ऐसा नहीं कहा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हम ये कहा कि हमारा देश सभी के लिए समान है, जो सनातन धर्म को मानेगा, मतलब कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कैसा बना था? धर्म के आधार पर, है ना, कि उसका नाम ही था इस्लामिक कंट्री, मतलब मुस्लिम देश, तो वो पंथ निरपेक्ष नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। लोकतांत्रिक का मतलब आप जानते ही हैं, जहां लोगों के द्वारा चुनाव हो और चुनाव के बाद वहां पर एक पदाधिकारी प्रतिनिधि बने और वही पूरे शासन का संचालन करे। ऐसा नहीं कि भाई राजा का बेटा राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। लोग जिसे चुनेंगे वही शासन करेगा। गणराज्य का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र का सबसे जो बड़ा पद है वो पद पैतृक नहीं होगा। वो जो पद है, जो पोस्ट है, पैतृक नहीं होगी, बल्कि वहां की जनता डिसाइड करेगी कि उस पद पर कौन जाएगा। पहले क्या होता था कि जैसे कोई राजा है तो राजा का बेटा अगला राजकुमार हो जाता था, फिर वो राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा, है ना। ये जो प्रोसेस है ब्रिटेन में चलती थी। ब्रिटेन में राजा का बेटा राजा, अगर राजा का बेटा नहीं है तो उसकी जो लड़की है वो रानी बन जाती थी, है ना। तो राजशाही शासन था, उसी को हम गणतंत्र कहते थे। तो गणतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं है, गणराज्य जैसी व्यवस्था को हमने नहीं माना, तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिया है। किसी प्रकार से अन्याय नहीं होगा। विचार की अभिव्यक्ति, विचार मतलब आपके विचार आप रख सकते हैं, अभिव्यक्ति मतलब बात कर सकते हैं, विश्वास मतलब जानते ही हैं आप। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी है, किसी भी धर्म को आप ले सकते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिष्ठा एवं अवसर, सभी का एक प्रतिष्ठित सम्मान होगा, सभी को अवसर दिया जाएगा, सभी को समानता दी जाएगी। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सभी की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा। सारी राष्ट्रीयता एक होगी, है ना, सभी राष्ट्र को अखंड माना जाएगा। और उन एकता और अखंडता में सुनिश्चित बंधुत्व वाली भावना होगी, मतलब भाईचारे की भावना होगी। ऐसा नहीं है कि भाई तुम इस धर्म के लोग हो तो हम तुमको भाई नहीं मानते। सभी लोग भाई भाई हैं, है ना। एक नारा भी दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। तो वो भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए, और इस तरीके से हमारा संविधान
26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके जो फैक्ट हैं वो कम से कम मैंने 15 से 16 फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं, जिनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और ये जो फैक्ट हैं, इन फैक्टों को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं हो सकता। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको फंसा नहीं सकेगा, आप उसे बढ़िया तरीके से डील कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतने फैक्टों को लिया है कि आप किसी भी बुक को उठा के देख लें, किसी भी नोट्स को उठा के देख लें, और उसके बाद इन पॉइंट्स का आप उस नोट से कंपैरिजन कर लेना तो आपको 2, 4, 10 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में इतना लिखवा ही नहीं जाता, 2 से 4 पॉइंट लिखा दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों को एक एक करके बताऊंगा, बल्कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट भी बताऊंगा जो स्टेटमेंट से आज तक आप अनभिज्ञ रहे हैं, और वही स्टेटमेंट जब एग्जाम में आता है तो हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। क्लियर है? तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है कि प्रस्तावना में जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व राष्ट्र की अखंडता जो शब्द हैं, क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता जो शब्द हैं ये कब जोड़े गए? तो कब जोड़े गए पूछा जाए तो 1976 में, 1976 में जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के आधार पर जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? 42वां संविधान संशोधन, 4 और 2 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6, 1976। 44वां संविधान संशोधन पूछे तो 4 और 4 8, 1978। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था अभी इसी बार प्री में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना का जो शब्द है इसका उद्देश्य, प्रस्ताव और विचार। प्रस्तावना में अगर उसके उद्देश्य की बात करें कि उसका जो टारगेट है, जो प्रस्ताव है और जो विचार है ना, जो मैंने बताया था आपको कि 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, विचार रखे थे, तो ये सब कहाँ से लिए हैं? ये यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। देखो, प्रस्तावना में शब्द यूएसए से लिए हैं, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। हम एक चीज याद कर लेते हैं, वहां पर जाकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोग ज्यादा करके बोलते नहीं हैं, खामोश रहते हैं और अपना काम कर देते हैं। आपको पता है, जो लोग जितने खामोश रहते हैं वो लोग उतनी ही शिद्दत से काम करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को आपने देखा ही है क्रिकेट में, और आप जानते ही हैं, तो वो लोग ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान वाले लोग बहसबाजी करते हैं और हार जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की भाषा ली है क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी सभ्य हैं, है ना। विचार यूएसए से लिए हैं क्योंकि यूएसए का विचार सबसे टॉप लेवल का है, इसलिए वो महाशक्ति है, उसका उद्देश्य भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं, है ना। फ्रांस, आपको पता है कि फ्रांस को हम सुरा सुंदरियों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि वहीं पर एक पेरिस शहर है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। जब अच्छे लोग होते हैं तो वो कैसे हैं? स्वतंत्र लोग हैं, सभी सामाजिक हैं और उनमें बंधुत्व की भावना है, इसलिए वो शब्द हैं। तो ये हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की हम बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करें तो न्याय हमेशा बड़ा व्यक्ति करता है ना। बड़ा व्यक्ति न्याय करता है जिसके पास ज़्यादा अनुभव होता है। और आपको पता है सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। तो रूस में एक क्रांति हुई थी, तो रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लिया था। नेक्स्ट, प्रस्तावना में न्यायालय द्वारा ना ही परिवर्तन हो सकता, ना ही संशोधन हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, निम्न कथनों पर स्पष्ट कीजिए। फिर वहां लिखा रहता है हो सकता है, पहला नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। इनमें से दोनों, उपयुक्त दोनों में से दोनों नहीं, तो ऐसे बहुत सारे कथन रहते हैं, है ना। तो आप हमेशा याद रखने की प्रस्तावना में न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा, संसद जो है किसी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकती, है ना। लेकिन इसके बाद एक वाद आया था जिसका नाम था केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद भारतीवाद में ये कह दिया था कि चलो ठीक है भाई, हम प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी भी लोकहित की बात होगी, जब कभी भी हमें ऐसा लगने लगेगा कि अब हमें इस चीज की जरूरत है, इस नियम की जरूरत है, इस कानून की जरूरत है, तब हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन
प्रस्तावना का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत अंग है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो तो वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब लोक समाज के लिए जब किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कोई छुएगा नहीं। नेक्स्ट, न्यायालय ने कहा जहां भाषा विरोध है, न्यायालय ने कहा, जब इस प्रस्तावना का रिव्यू किया गया तब न्यायालय ने कहा कि देखो भाई, जहां भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें संविधान की ये चीज समझ में नहीं आती, संविधान की भाषा समझ में नहीं आती, संविधान में यहां पर कंफ्यूजन है, संविधान में यहां पर डिस्क्रिमिनेशन है, विरोध हो रहा है, दिक्कत हो रही है समझने में, वहां पर आपको कुछ नहीं करना, वहां पर आपको डायरेक्ट संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेना है और जो प्रस्तावना में मिल जाए सो आपको वो मान लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रियम्बल एक ही बात है, तीनों जो शब्द हैं वो एक ही शब्द हैं, है ना, पर्यायवाची जैसे शब्द आप इनको मान सकते हैं। प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रियम्बल जो हैं इनको संविधान की कुंजी कहा जाता है ना, की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो चाबी है जिससे आप सारे संविधान के ताले को खोल सकते हैं और उसे गहराई से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछे संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रियम्बल, एक ही बात है। ठीक है, तो कुंजी किसे कहा जाता है? इन तीनों को कहा जाता है। अभी और आगे आएगा तो आप मैं उसमें समझाऊंगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा भी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का आधारभूत अंग किसे कहा जाता है, तो भी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, तो भी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें केवल और केवल प्रस्तावना के लिए ही हैं, इसको आप याद रखना। देखना, एक चीज में कंफ्यूजन होता है, कभी भी आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आप लगाएंगे प्रस्तावना को। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहते हैं, तब आप लगाएंगे आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन, दोनों संविधान की आत्मा है। तो जब भीमराव लगा रहे तब आर्टिकल 32 लगाना है, नहीं तो आपको प्रस्तावना लगाना है। इन दोनों को हाईलाइट करके लिख लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। अभी आपको लगेगा क्लियर हो गया, लेकिन एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको फिर से इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको इसको पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, तो नोट्स बनाते चलना है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पढ़ाया गया था। सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसको पढ़ा था। हम भारत के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने किसी बुक में नहीं देखा होगा। हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में दे देगा, मैं मान लूंगा कि वो सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है। हम भारत के लोग जो शब्द है ये कहां से लिया गया है, कोई मुझे बताए। ये जो शब्द है ये लिया है यूएनओ से। यूएनओ का जो चार्टर एक्ट है उससे लिया गया है। यूएनओ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, तो उसका जो चार्टर एक्ट है उससे इसको लिया गया है। उद्देशिका राजनीतिक की जन्मपत्री है। अब यहां से सारे कथन स्टार्ट हो चुके हैं। कथन का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को एक कोटेशन में कहना, और वो कथन वहां पर लिखा आएगा और आपसे पूछेगा ये किसने कहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है कि उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है, ये किसने कहा। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, राजनीतिक जन्मपत्री है, ये किसने कहा। ये कहा के.एम. मुंशी ने। किसने कहा? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, है ना, जिनको के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं। तो इनने ये कहा था कि प्रस्तावना या उद्देशिका वो चीज है जो राजनीतिक जन्मपत्री है। मतलब राजनीति का अगर जन्म हुआ है किसी पत्र से तो वो इसी पत्र से हुआ है, इसलिए क्या है, जन्मपत्री है। नेक्स्ट, उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा है संविधान की। ये किसने कहा? CJI मोहम्मद हिदायतुल्लाह। किसने कहा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो आपके मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, CJI भी रहे, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ये बात कही थी कि उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। नेक्स्ट, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? ये कहा था कृष्ण अल्लादी अय्यर। किसने कहा था? कृष्ण अल्लादी अय्यर के द्वारा ये कोटेशन कहा गया था कि उद्देशिका जो है ये हमारे दीर्घकालिक सपने, मतलब हमें कई सालों से आज़ादी नहीं मिली, लगभग 250 साल हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा। इसके पहले मुगल थे, तुर्क थे, अफगान थे, है ना, कहाँ से पता नहीं इतने लोग आए और उन्होंने सभी लोगों ने भारत को गुलाम बना के रखा। तो इतने समय में लगातार हमारे मन में विचार आते रहे कि कब हमारे भारत का शासक बनेगा, कब हमारे भारत का संविधान बनेगा। तो दीर्घकालिक जो सपने हैं वो हमारे रहे और उनका जो विचार है वही प्रस्तावना है। किसने कहा? कृष्ण अल्लादी अय्यर ने। नेक्स्ट, प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? ये मोस्ट आईएमपी है। परिचय पत्र, वोटर आईडी कार्ड। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? ये कहा था आपका पालकीवाला ने, एएन पालकीवाला। ये बहुत ही महान चीफ जस्टिस रहे हैं। पालकीवाला, पीएन भगवती, हंसराज मेहता, है ना, ऐसे कुछ नामी जजों को जाना जाता है। तो पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना क्या है? परिचय पत्र है, आईडी कार्ड है। अगर पूरे संविधान का अगर आपको आईडी जानना है तो आपको पूरा संविधान के 395 अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इसका आईडी उठाइए, मतलब आप प्रस्तावना उठाइए और 4 लाइन पढ़िए और संविधान को समझ के समाप्त कर दीजिए। ठीक। प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है। प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है जो बोलता है और वह तपस्या और त्याग एवं बलिदान की कहानी कहता है। ये अजीब और गरीब कथन है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, वास्तव में शब्द नहीं है, चित्र है। वास्तव में क्या है? शब्द नहीं है, चित्र है जो बोलता है। क्या बोलता है? त्याग और बलिदान की कहानी कहता है। ये कथन किसने कहा? इस कथन का आंसर आपसे मुझे चाहिए। इसका जो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर का आज का जो क्वेश्चन है वो यही है कि आप इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, 2 या 3 स्टूडेंट हैं जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर देते हैं, है ना, और वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के काफी करीब हैं। ठीक। अब इसके बाद अंतिम जो हम बात करते हैं, कुछ वादों की बात करते हैं। वाद का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कानून में, किसी भी कानून में, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, चाहे वो भाग हो, चाहे अनुसूची हो, जब भी कभी ऐसा लगता है कि अब इस चीज को बदल देना चाहिए, अब इस चीज को क्या है, बदल देना चाहिए, तो उसको बदला जाता है। जब उसको बदला जाता है तो पहले उस पर केस किया जाता है, और जब उस पर केस होता है तो वो केस के बाद जो भी निर्णय आता है उस निर्णय को सर्वोपरि मान लिया जाता है। ठीक है। जैसे अभी 3 तलाक का बिल पहले मान्य था इस्लाम धर्म में, क्योंकि कुरान के आधार पर वो सही था, है ना, लेकिन उसके बाद जब उसको चेक किया गया, जांचा गया, है ना, तो एक महिला थी, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद हसीना नाम था, क्या नाम था, तो उनने सबसे पहले केस दर्ज किया था। तो उनने जो केस दर्ज किया था उसी की जो वजह है, उसके बाद में ये 3 तलाक का बिल आया और इस तरीके से इसको खत्म कर दिया। ठीक है। तो वैसे ही संविधान की प्रस्तावना के आधार पर कुछ वाद आए, कुछ केस आए, और उनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या लिया? निर्णय क्या लिया? सबसे पहले आया था इनरी वेरी बारी बाद, ये बाद आया। इस बाद में केस हुआ, केस ये 1960 में हुआ, और 1960 में इस केस में जब निर्णय आया तो निर्णय आने के बाद इसमें कहा कि जब भी आपको संविधान में कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं भी भाषा समझ में नहीं आती, कोई शब्द में कंफ्यूजन है, तो आप उसका आंसर प्रस्तावना से निकालेंगे, ना कि संविधान के अदर भाग से। संविधान की प्रस्तावना से उसका आंसर या उसकी समझ आपको प्राप्त करनी होगी। सारे संविधान का जो वास्तविक विचार है वो प्रस्तावना में ही निहित है, ये बात कही। और क्या कहा कि संविधान की प्रस्तावना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात कही। ये बात कह दी थी कि परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना, इनरी वेरी बारी बाद में कहा। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया। कुछ ही समय बाद कौन सा वाद आया? केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में। केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य में आया था, और इसमें डिसीजन लिया गया था कि माना कि हम प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी अगर लोकहित के लिए, समाज हित के लिए ऐसा लगने लगे कि अब इस चीज की कानून में या संविधान में जरूरत है,
तब उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन प्रस्तावना के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इनकी बात को भी मान लिया और अपने विचार भी रख दिए। इनने क्या कहा था कि भाई प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं होगा। इनने कहा कि ठीक है भाई, परिवर्तन तो नहीं होगा, हम ये बात मानते हैं, लेकिन कभी भी भविष्य में किसी भी अच्छी चीज की जरूरत अगर हमें पड़े तो हम उसको इसमें संशोधन के आधार पर अपडेट कर सकते हैं। बस इसके शब्दों को हम डिलीट नहीं करेंगे। तो डिलीट और अपडेट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो नई चीज को अपडेट किया जा सकता है। ये बात किसमें कही? केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। इसके बाद आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आया और इसमें उस समय चीफ जस्टिस जो थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी कहा कि संविधान की सारी जितनी भी बातें हैं, विचार हैं, कार्य हैं, शक्तियां हैं, वो सब प्रस्तावना में ही निहित हैं। और उन्होंने एक कोटेशन कहा जो मैंने आपको बताया कि उद्देशिका या प्रस्तावना ही संविधान की मूल आत्मा है। मूल आत्मा का मतलब ये नहीं कि मूल आत्मा का मतलब ये है कि जब आप पूरे संविधान को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो जब 395 चीजों को पढ़ा जाता है और सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं, तब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होने लगता है, तब उसमें विरोधाभास होने लगता है कि यार यहां ये बात लिखी है, यहां ये बात लिखी है। जैसे यहां पर क्या कह दिया कि इरनी वेरी वारी बाद में कि संविधान संशोधन नहीं होगा, और इसी के आगे क्या कह दिया कि संशोधन तो हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है, बस उसके बेसिक स्ट्रक्चर को क्षतिपूर्ति ना हो। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल में एक जगह एक बात लिखी है और दूसरी जगह उसी बात को क्या किया है, विरोध किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं दूं, सबसे बेस्ट उदाहरण जो आपको समझ में आएगा, जैसे संविधान में पहली जो आपका मूल अधिकार है या फंडामेंटल राइट है वो क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। अब आप मुझे बताइए कि समानता के अधिकार जो हमें दिया है, क्या आपको वास्तविक तौर पर समानता है? अब मुझे बता दीजिए, समानता का अधिकार हमें सबसे पहला जो समानता का अधिकार दिया है, तो हम लोग क्या समान हैं? जब आप कोई फॉर्म डालते हैं तो उस फॉर्म में जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी नहीं आती क्या? क्यों आती है ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी? जब आपको समानता का अधिकार है तो ये कैटेगरी वाइज क्यों डिवाइड किया है भाई साहब? हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और जनरल कम्युनिटी को क्यों क्लासिफाइड किया है? जब हम समान है तो उसी के आधार पर फॉर्म डलता है। किसी के कम पैसे लगते हैं, किसी के बिल्कुल पैसे नहीं लगते, और किसी से पर्याप्त पैसा वसूला जाता है। उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में 300 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होता और 100 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो जो योग्य था, पढ़ा लिखा था, वो उस पद पर नहीं पहुंच पाता, और जो अनपढ़ था, मतलब अनपढ़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उससे कम पढ़ा लिखा था, वो उस पर पद पर पहुंच जाता है और वो सही से रूल्स एंड रेगुलेट शासन को नहीं कर पाता, जिससे पूरा शासन निचले क्रम तक भ्रष्ट हो जाता है। तो ये क्या है? ये समानता है क्या? फिर इसके बाद भी जब ज्वाइनिंग हो जाती है, तब ज्वाइनिंग के बाद अगर एक डिपार्टमेंट में सारे जो लोग हैं उनका जब प्रमोशन होता है, तो अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो वो कितना ही अच्छा परफॉर्म कर दे तो वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल भी नहीं बन पाएगा। और अगर एसटी एससी कैटेगरी का है तो वो हो सकता है टीआई भी बन जाए, एसआई भी बन जाए, एएसआई भी बन जाए। तो ये क्या है? तो हर जगह मैं इसको गलत नहीं कहता, मैं इसको गलत नहीं मानता। ये रिजर्वेशन दिया ठीक है क्योंकि वो कैटेगरी पिछड़ी थी, लेकिन फिर आपको यहां पर समानता का अधिकार नहीं देना था कि भाई समान। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। जब ऐसी समस्या आपको कहीं लगने लगे तो आपको केवल और केवल प्रस्तावना पढ़नी है, जो निष्कर्ष निकले वही सर्वोपरि होगा। इस बात को कहकर मैं आज का लेक्चर समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।